आज का टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 5 के DSE 1A से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का भारत सरकार अधिनियम उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। 1919 के अधिनियम से भारतीय जनता तथा राजनीतिक दल पूर्णतः असंतुष्ट थे, यहां तक कि वे संविधान को असफल बनाने के लिए सक्रिय थे। पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने देश में आंदोलन चलाया। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई, किंतु कांग्रेस ने 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का सभी दलों ने विरोध किया। भारत के भावी संविधान की रचना के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, लेकिन वह असफल रहा। अंत में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इस पर ब्रिटिश संसद की एक समिति ने विचार कर 1934 में अपनी रिपोर्ट दी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया। ये तो थी इस अधिनियम की भूमिका एक तरह से कि कैसे ये दूसरा कदम था। पहला कदम जो था 1919 का अधिनियम था, जिसमें कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था, लेकिन लोग जो भारतीय थे वो असंतुष्ट थे, इसीलिए इस अधिनियम की आवश्यकता हुई। अब हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना को ही रखा गया था और उसका कारण ये था कि प्रस्तावना में कहा गया था कि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्थिति की स्थापना करना है। वो भारत को अपने उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं करना चाहते थे, वो भारत को एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद ही रखना चाहते थे। दूसरा था लंबा प्रलेख। 1935 का जो अधिनियम था वो काफी लंबा और जटिल था। उसमें 361 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के ढांचे का विस्तृत वर्णन किया गया था। इसमें एक बहुत ही जटिल संघात्मक व्यवस्था तथा अल्पसंख्यकों और विधायकों के कानूनी संरक्षण का प्रावधान किया गया था। विश्व के लंबे और जटिल संविधानों में इसका स्थान आता है। तीसरी बात थी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पूर्ववत बनी रही। उसे ही संविधान में संशोधन करने, सुधार करने तथा संविधान को रद्द करने का अधिकार था। संघीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडलों को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं थी। वे केवल विशेष परिस्थितियों में कुछ विषयों के संबंध में सुझाव दे सकते थे। चौथी जो विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता की थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वराज या प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इसके पहले आपको पता है कि द्वैत शासन था और जो कि सफल नहीं हुआ था, तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई तथा उनमें पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। पांचवी जो विशेषता है वो है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली या डायरकी की स्थापना की गई। जो प्रांतों में डायरकी थी उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसी के अनुरूप केंद्र में नई शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। प्रस्तावित संघीय योजना में कार्यपालिका का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता। उसके अधीन केंद्रीय विषयों के प्रशासन के लिए कार्यपालिका परिषद और मंत्रियों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। संरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को और के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था और वह कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। हस्तांतरित विषयों के शासन के लिए गवर्नर जनरल की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट जो विशेषता थी वो संघीय शासन व्यवस्था। 1935 के अधिनियम ने भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को स्थान दिया गया। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर के प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना था। 7 जो था विषयों का बंटवारा, जैसा कि पहले भी हम लोग देखे। संघ की स्थापना के कारण संघीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यक्षेत्र से संबद्ध विषयों का संविधान में अलग अलग उल्लेख किया गया।
विषयों के विभाजन के संबंध में न तो अमेरिकी न कनाडा की भांति प्रक्रिया का अनुसरण किया गया, बल्कि एक नई प्रक्रिया को अपनाया गया। समस्त विषयों को 3 सूची में बांटा गया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची पर केंद्र का अधिकार था, प्रांतीय सूची पर प्रांतों का और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते थे। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय। संघात्मक संविधान के लिए एक उच्च, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता होती है। इसका कार्य संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच उठने वाले विवादों का फैसला करना और संविधान की जटिल धाराओं को अधिकृत निर्वाचन करना है। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। नेक्स्ट है संरक्षण और आरक्षण। प्रांतीय क्षेत्र में प्रांतीय स्वायत्तता व केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन पर अनेक सीमाएं व प्रतिबंध लगाए गए थे। गवर्नर जनरल और गवर्नरों पर विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, जिनके लिए उन्हें विशेष शक्तियां तथा मंत्रियों के विरुद्ध स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई थी। इन्हीं शक्तियों को संरक्षण एवं आरक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट था विधानमंडलों के आकार में वृद्धि और मताधिकार का विस्तार किया गया था इसमें। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखा गया था। इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर भारत सचिव के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे, जिनकी संख्या 3 से 6 के बीच निर्धारित की गई थी। अब गृह सरकार के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया था। जैसा कि आप देखें कि अभी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, तो क्राउन, उसके बाद भारतीय सचिव और नए हाई कमिश्नर के एक नए पद का सृजन किया गया था, जो कि भारत सचिव के साथ काम करते। प्रस्तावित संघीय योजना में जो संघीय ढांचा के बारे में बात की गई थी, उसमें 11 गवर्नर प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और जो इच्छुक रियासतें थी उनको इसमें शामिल होना था। देशी रियासतों के लिए ये व्यवस्था संघ का हिस्सा बनना कंपल्सरी नहीं किया गया था, अनिवार्य नहीं था। उनको इच्छुक छोड़ दिया गया था। अगर उनकी इच्छा थी तो वो इसमें जा सकते थे। प्रस्तावित संघीय योजना का ढांचा जो था, उसमें केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका और केंद्रीय न्यायपालिका की बात की गई थी। प्रांतों को 1935 के अधिनियम के द्वारा पूर्ण उत्तरदायी शासन की प्रांतों में स्थापना की गई थी। शासन पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन होना था। प्रत्येक प्रांत को अपने क्षेत्र में बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता थी और व्यापक मताधिकार था। प्रांतीय स्वायत्तता पर जो रुकावटें थी, प्रांतीय स्वायत्तता बहुत हद तक थी और उसके लिए जो रुकावटें थी वो था केंद्र का हस्तक्षेप, गवर्नर जनरल के व्यापक अधिकार, गवर्नर का संवैधानिक विफलता घोषित करना, वित्तीय मामलों में गवर्नर की असाधारण शक्तियां। जिस प्रकार से आज के संविधान में केंद्र का हस्तक्षेप राज्यों में है, उसी प्रकार का हस्तक्षेप की बात 1935 के संविधान 35 के अधिनियम में की गई थी। प्रांतीय शासन में गवर्नर जो थे वो और मंत्रिमंडल जो था वो दोनों एक तरह से कार्यपालिका का कार्य करते थे और प्रांतीय विधानमंडल भी था। प्रांतीय विधानमंडल जो थे उसके सदस्य निर्वाचित होकर के आते थे और इसके लिए निर्वाचन हुआ था, जिसमें कि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। मुस्लिम लीग ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मुस्लिम लीग की सरकार कहीं भी नहीं बनी थी। इस प्रकार से 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडल में अनेक सुधार लाए गए। इसके संगठन को अधिक प्रातिनिधिक तथा प्रजातांत्रिक बनाया गया। सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। संपूर्ण कार्यपालिका पर इसका नियंत्रण हो गया तथा इसे अन्य अधिकार भी प्रदान किए गए। फिर भी यह अनेक त्रुटियों से भरी हुई थी। ऊपरी सदन बिल्कुल अनुदारवादी तथा प्रतिक्रियावादी थी।
केवल धनवान और उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था। विधानसभा संगठन भी दोषपूर्ण था। इसमें परस्पर विरोधी हितों, वर्गों और संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देकर राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुंचाया गया था। विधानमंडल की शक्तियों पर कतिपय सीमाएं तथा प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनके कारण यह वस्तुतः शक्तिहीन हो गई थी। प्रांतीय स्वराज को कार्यरूप देने के लिए फरवरी 1937 में चुनाव करवाया गया था। इसमें अनेक दलों ने भाग लिया, जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रमुख थे। मद्रास, बिहार, बंबई, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में कांग्रेस सबसे शक्तिशाली दल रहा। मुस्लिम लीग को विशेष सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए कुल 482 स्थान निर्धारित किए गए थे, उनमें लीग को केवल 51 स्थान प्राप्त हुआ। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में तो वह विफल ही रही। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में प्रजा पार्टी तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों का विशेष प्रभाव था। स्वायत्त शासन 1937 में 11 प्रांतों में शुरू हुआ। मुंबई, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दे देने के कारण यह केवल 1939 तक चला। सिंध, पंजाब और बंगाल में यह लगभग 10 वर्ष चला। विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के कार्यकरण पर अगर दृष्टि को ध्यान में को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी बातें थी जिनके कारण कुछ न कुछ इसके चलने में बाधाएं उत्पन्न हुई थी। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि गवर्नर का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था। मंत्रालयों के जो प्रांतीय स्वराज के अंतर्गत मंत्रालयों ने अपने कार्यकाल में ठीक ढंग से काम किया। बहुमत दल का नेता मंत्रिमंडल बनाता था। विभागों का वितरण गवर्नर मुख्यमंत्री के परामर्श से किया करते थे। इसलिए अगर देखा जाए तो कहीं कहीं इन सरकारों ने अच्छे से भी काम किया था और कहीं कहीं ये विफल भी रहे थे। अब जो विफलता के कारण थे उसमें था कि जो गवर्नर की व्यापक शक्तियां थीं और गवर्नर इस कारण अत्यधिक हस्तक्षेप करते थे। विधानमंडल पृथक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित थे और सांप्रदायिक हितों पर बल देते थे। वे राष्ट्रीय हितों की चिंता नहीं करते थे। दूसरी बात यह थी कि मताधिकार का आधार संकुचित था। फलतः परिषदों के अधिकतर सदस्य संपत्तिशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरी बात यह थी कि अल्पसंख्यकों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान दिए गए थे। फिर भी विधानमंडलों की शक्तियों पर अनेक सीमाएं भी थीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह अधिनियम सफल नहीं रहा था। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम एक भारत में उनका अंतिम कदम था, संवैधानिक कदम था। 1861 से आरंभ हुए संवैधानिक विकास की यह चरम सीमा थी। यद्यपि पूर्व के अधिनियमों द्वारा भारत में उत्तरदायी तथा प्रतिनिधि शासन की नींव डाली जा चुकी थी, लेकिन इसे बहुत हद तक पूर्णता 1935 के अधिनियम द्वारा ही प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, आज के भारतीय संविधान पर भी 1935 के अधिनियम का बहुत अधिक प्रभाव है। वर्तमान संविधान का लगभग 2/3 भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। कई स्थानों पर तो अधिनियम के उपन्नों को हूबहू उतार दिया गया है और कहीं कहीं आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। और इसलिए 1935 के अधिनियम का हमारे संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है और आज के संविधान में भी बहुत सारे हिस्से वहीं से लिए गए हैं। इसलिए इसी के साथ ये एक सारांश था 1935 के अधिनियम, ब्रिटिश शासन अधिनियम का। तो इसको आप और इस पे थोड़ा सा नोट बनाइए और इसको पढ़िए। धन्यवाद।